साथियों, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। ममता बनर्जी तो फिर भी इंसान है। साथियों, अहंकार ही राजनेता कोई भी होता है ना, नेता, उसको अहंकार ही लेके बैठता है। अहंकार बड़ी टेढ़ी चीज है। और ये अहंकार पैदा कैसे होता है? ये बात जो है ना, ममता बनर्जी और एम के स्टालिन को लेकर हो रही है। आपने देखा है दोनों ही इलेक्शनों में, तमिलनाडु में भी पत्ता साफ, और वहीं पर अगर बंगाल में देखे तो बंगाल ने भी पब्लिक ने ना उठा उठा के धोया है। टीएमसी को सीटें नाम मात्र की दी हैं और वहीं बीजेपी को 206 पे पहुंचा दिया है। कारण क्या है इसका? इसके पीछे की वजह क्या है? इसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि साथियों, अहंकार बहुत टेढ़ी चीज है। अहंकार जिसमें आ जाए ना, उसका समझ लो सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि जो इंसान सत्ता में बैठता है ना, वो अहंकारी पहले तो बहुत प्यारा, ओए होए भाई साहब आओ, हम सब काम करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सत्ता आगे बढ़ने लगती है ना, समय आगे बढ़ने लगता है, तो इंसान अहंकारी होने लगता है। पहले बात करते हैं नेता की। आखिरकार नेता आदमी बनता कैसे है? ये बड़े ध्यान देने वाला विषय है साथियों। नेता बनता आदमी पब्लिक में बैठ के, उनके मुद्दों की बातें करके, उनको दिलासा दिलाकर, उनके लिए कोई काम करके, तब जाके ग्राउंड पे होल्ड बनाता है पब्लिक में। और वही पब्लिक जो है, उस इंसान को, जो साधारण इंसान था, उनके बीच में बैठने वाला था, उसी को ले जाके सत्ता के शिखर पे बैठाती है यही पब्लिक। लेकिन अगर वही नेता, ये समझो कि पब्लिक का फुद्दू बनाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? तो होगा बंगाल और तमिलनाडु, जो ममता बनर्जी और एम के स्टालिन के साथ वहां पे हुआ है। सत्ता में कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, जैसा उन्होंने अहंकार कर लिया था। और साथियों, अपने लोकतंत्र की ये बड़ी अच्छी खूबसूरती है, बड़ी प्यारी खूबसूरती है। अगर कोई नेता अपने आप को तुर्रम खां समझने लगता है ना, कि मैं तो भगवान हो चुका हूं, अब सब कुछ मेरे अंडर है, ये विपक्ष विपक्ष जनता वंता ये सब कीड़े मकोड़े हैं, उसको जनता उठा के पटकती है। और ये लोकतंत्र की ताकत है, आपके वोट की ताकत है। यही असली लोकतंत्र है, जो जिनके दिमाग जो खराब हो जाते हैं ना, उनको जनता बड़े सेट कर देती है लोकतंत्र के हिसाब से, वोट डाल के उनकी बुद्धि सबकी ठिकाने पे ला देती है। इतनी ताकत है अपने लोकतंत्र के अंदर। और साथियों, जो नेता अपने आप को सबसे ऊपर समझता है ना, पब्लिक से ऊपर, समझ लो वो सर्वविनाश के रास्ते पे चल चुका है। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में आखिरकार हुआ क्या था? साथियों, बंगाल में ममता बनर्जी एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी। ये 2011 से पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको। बहुत स्ट्रांग लेडी थी। बंगाल का एक इतिहास आप उठा के देख लेना, वहां पे 30-35 साल तक वहां पे वामपंथियों ने राज किया था। और उन्होंने जो राज किया था ना, वो तो आप सब लोगों को पता ही है कि किस तरीके से उन्होंने किया था। और उनके राज को हटाने के लिए ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर खड़ी हुई थी जिसने उनको चुनौती दी थी। और वामपंथियों के साथ झगड़े में इतना झगड़ा बढ़ गया था कि ममता बनर्जी ना, मतलब इतनी ज्यादा उसको कुटाई कर दी गई थी। ये हो गया था कि वामपंथियों ने सोचा कि ये तो मर गई है, चलो अब यहाँ से। मरी हुई को ये समझो छोड़ के गए थे। मगर वो ऐसी आयरन लेडी उस समय थी, वो उठ के खड़ी हो गई और अपने पूरे मतलब जोरों खरोश के साथ वापस से एक बार राजनीति में आ गई। और फिर उसने जो है वामपंथ का किला जो था बंगाल में, उसको उखाड़ के फेंक दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गई। अब अहंकार की बात करते हैं साथियों। अहंकार जो है ना, ममता बनर्जी जो 15 साल से सत्ता में थी, और वहीं पर अगर एम के स्टालिन को देखें तो वो भी काफी समय से सत्ता में थे। दोनों को ही बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था कि हमसे बड़ा तो कोई चौधरी है ही नहीं, हमें तो कोई इस धरती पे हराने वाला बच्चा ही नहीं है। दोनों को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में फितूर उनने बैठा लिया था, उनके दिमाग में फितूर बैठ गया था, अहंकार हो गया था। एक तरफ तो ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि मैं 15 साल से यहाँ पर सत्ता में काबिज हूं, अभी मुझे हटाने वाला कौन है। वहीं दूसरी तरफ एम के स्टालिन जो है, वो ये सोच रहे थे कि मेरे खिलाफ तो कोई विपक्ष बचा ही नहीं है, पब्लिक के पास कोई विकल्प ही नहीं है, पब्लिक को मुझे वोट देना मजबूरी जो है वो बन चुकी है। और जहां पे नेता ऐसा सोचना शुरू करता है ना, समझ लो उसके पतन की शुरुआत हो गई है। यही चीज जो है अभी हमें इस इलेक्शन में देखने को मिली। दोनों जगह से सत्ता में से उखाड़ के इनको बाहर कर दिया गया। साथियों, सत्ता का नशा ना बड़ा खतरनाक होता है। और ये नशा जिस इंसान को चढ़ जाए, जिस राजनेता को चढ़ जाए, समझ लो कि वो जो है वो आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। नेताओं के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब सत्ता उनके हाथ में लंबे समय तक रहती है ना,
तो वो लोगों से मिलना भी बंद कर देते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि भैया ठीक है, इन्हें हमारी इनकी तो मजबूरी है हमें वोट देना। इसलिए वो शुरुआत जहाँ से करते थे, लोगों से मिलते थे, अपने एजेंडे रखते थे, वो उन सबको भूल जाते हैं और फिर खुद से ही अपनी जब सत्ता में आ जाते हैं, धीरे-धीरे अहंकार उनके अंदर जनरेट हो जाता है और फिर वो उन्हीं लोगों से कन्नी काटनी शुरू कर देते हैं। अब आप खुद देख लो, किसी एमएलए को आप बनवा दो, वो एमएलए शुरू में वोट मांगते वक़्त आपके पैरों में गिर जाएगा। भाई साहब मुझे वोट देना, भाई साहब मुझे देना, मैं आपका ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और जैसे ही आप काम को लेके जाओगे तो 80% एमएलए ऐसे हैं जो आपको मतलब गेट पे बाहर कर देंगे। आपको मिलने का समय नहीं देंगे, वो साहब तो दिल्ली गए हुए हैं, बाहर से ही कहलवा देंगे और जबकि वो घर में होते हैं। तो सत्ता का ऐसा अहंकारी नशा होता है, सत्ता का नशा सबसे खतरनाक होता है साथियों। और एक और चीज़ है, अगर कोई आदमी सत्ता में बैठा है और आप उसकी आलोचना करनी शुरू कर दो, बुराई करनी शुरू कर दो, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि नेता जो है ना, अपनी आलोचना कभी नहीं सुनना चाहता। नेता चाहता है कि सब लोग मेरी तारीफ़ें करें कि भैया मैंने बहुत अच्छे काम किए, ये अच्छे। जैसे अकबर था ना, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वो उसकी तारीफ़ करते थे। वैसे ही नेता भी होता है, वो भी चाहता है कि सब लोग जो है हमारी तारीफ़ करें। और नेता विपक्ष को कमज़ोर समझने लगता है और ये समझता है कि भैया ये जो वोटर हैं, ये तो सारी लाइफ मुझे ही वोट देंगे। और यहीं पे जो है ना दोस्तों, लोकतंत्र का जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। साथियों, अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल का किला आखिरकार गिरा कैसे। तो बात ये समझने वाली है, ममता बनर्जी जो है 2011 में वामपंथियों को हराने के बाद सत्ता के शिखर पर आकर बैठी थी। शुरू में ममता बनर्जी बहुत बढ़िया थी, लोगों से मिलती थी, उनके जो मुद्दे थे उनको सुनती थी, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनती थी और उनके साथ बड़ा अच्छा वेलफेयर स्कीम भी देती थी, बहुत अच्छा राज चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया, ममता बनर्जी के दिमाग में भी फितूर चढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे जो है ममता के राज में कानून व्यवस्था पे सवाल उठने खड़े हुए। आरजे कर मेडिकल कॉलेज हुआ और वो जो आपने जो टीवी न्यूज में देखे थे, काफी वहां पर जो है झगड़े भी होते थे। कोई जैसे रामनवमी का पर्व आ गया, उस पर जुलूस नहीं निकालने दिया जाता था। कहीं पे कोई प्रदर्शन ही किसी को करना है, उसको भी नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि जो सत्ता पे आदमी बैठा होता है ना, उसे अपनी आलोचना बहुत बुरी लगती है साथियों। अगर आप कह दोगे ना कि ये गलत काम कर रहे हो, वो चिढ़ जाएगा वो आदमी। इसीलिए नेता जो है, जो सत्ता पे बैठा है, शिखर पे बैठा है, वो हमेशा ही अपनी अच्छी बातें सुनना चाहता है। प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर गड़बड़ा गई थी और ममता बनर्जी का वो बयान तो आपने सुना ही होगा कि भैया रात को 8 बजे के बाद आप घर से बाहर निकलते ही क्यों। तो ये सीधा सीधा महिलाएं जो है इससे काफी ज्यादा खफा हो गई थी। और साथियों, एक और चीज ध्यान देने वाली है, जनता देखती सब है, बस चुप रहती है। जनता बोलती कुछ नहीं है, बस वो सही समय का इंतजार करती है। और यहीं पर अगर बंगाल में बीजेपी को देखें तो बीजेपी जो आई, तो बीजेपी ने आते ही राष्ट्रवाद का मुद्दा चला दिया, देश की सुरक्षा का मुद्दा चला दिया और वहां के बंगाल के जो मुद्दे थे, जो राष्ट्र के, उनको सीधा जो है राष्ट्र के साथ जोड़ दिया। क्योंकि रोहिंग्या जो थे, बांग्लादेशी निरंतर जो बांग्लादेश से भागकर इंडिया में कमाने का नाम लेकर जो आते थे, उन सब का मुद्दा जो है बीजेपी ने बनाया कि भैया इससे देश सुरक्षा जो देश की है वो खतरे में है। और आप सभी अपने एरिया में देख लो ना, आप एक बात ध्यान रखना, आपके यहाँ जितने भी जो लुंगी वाले मिलेंगे आपको, आए वो छोटे छोटे कद के मिलेंगे, बड़े मरियल से, वो सब बांग्लादेशी हैं। आप उनके आधार कार्ड चेक करो, सब दिखाएंगे कि जी हम तो मालदा से हैं। और पूछोगे कि भैया मालदा में कहाँ से, तो बोला जी मालदा से हम तो। इन सभी चीजों को बीजेपी ने वहां पर मुद्दा बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर इनको लेके गए। वहां जो मुद्दे थे, बीजेपी ने चुनाव में इन्हीं सब मुद्दों को उठाया और इन्हीं मुद्दों की वजह से ममता की सरकार जो है धराशायी होगी और बीजेपी जो है सत्ता में आ गई है, बिल्कुल आ गई है, पूरे तरीके से आ गई है, चौड़े में होके आ गई है। 206 सीटें बीजेपी की आ गई हैं और ममता की तो आपको पता ही है कितनी आई है। और कांग्रेस का तो पूछो ही मत, लेफ्ट तो गायब ही है। कोई भी मतलब जैसे आंधी में टीन टप्पर उड़ते हैं ना वो लोगों के, वैसे बीजेपी का जो आंधी वहां पर चली है, मोदी की जो सुनामी चली है, उस मोदी की सुनामी में वहां पर दूसरी पार्टियों के टीन टप्पर सबके उड़ गए हैं, कोई भी नहीं बचा है। और जैसे ममता ने वामपंथियों के किले को ढहाया था ना, वैसे ही बीजेपी ने ममता के किले को ढा दिया और एक मैसेज साफ साफ सभी राजनेताओं को दे दिया और सभी जितने भी जो तुर्रम खान थे सबको दे दिया मैसेज कि भैया कोई भी अजेय नहीं है, हर किसी को जीता जा सकता है।
बीजेपी ने सीधा सीधा ये इलेक्शन जीत के जनता के अंदर और राजनेताओं के अंदर ये मैसेज पहुंचा दिया है, और इससे वहां की जनता भी बहुत खुश है। आप देख भी रहे होंगे सुबह से वीडियो में कि गुलाल लगाकर नाच रहे हैं लोग, लोग भंगड़े डाल रहे हैं वहां पर, वहां के लोकल गीत गाए जा रहे हैं हर जगह। हावड़ा ब्रिज पे लोग घूम रहे हैं मजे से, रंग गुलाल फेंकते हुए, जय श्री राम बोलते हुए। तो साथियों, इससे बहुत बड़ा चेंज आया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में दो ही पार्टियां मेन थी, डीएमके और एआईडीएमके। सत्ता का खेल इन्हीं दोनों के बीच में चलता था। दोनों जो है द्रविड़ राजनीति करती थी, द्रविड़ राजनीति वो वहां करती थी, और हमेशा मतलब काफी समय से जो है वो वहीं पर सत्ता के शिखर पर बनी हुई थी। और तमिलनाडु में भी सेम हुआ। एम के स्टालिन जो था उसके भी सत्ता का नशा हो गया था। एम के स्टालिन को ये पता लग गया था कि भैया जनता के पास कोई विकल्प नहीं है मेरे सिवाय, या एआईडीएमके के सिवाय, या डीएमके के सिवाय। उसके दिमाग में ये फितूर आ गया था। तो यही जो है, इसी चीज का उनको अहंकार भी हो गया था। लेकिन वहां पर एक चीज जरूर थी, वहां पर जो युवा था, युवा को नौकरियां नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था। वहां की पब्लिक जो है वो कोई ऐसा आदमी ढूंढ रही थी कि जो उनकी बातों को आगे रख सके। और इसी चीज को देखते हुए जो विजय आया है वहां पर, जो अभी सीएम बनने वाले हैं, जो नेता बाद में बने हैं, पहले एक्टर थे, उनकी बातों में वहां की पब्लिक को सच्चाई दिखनी शुरू हो गई। और तमिलनाडु की पब्लिक ने देखा कि भैया ये जो इनका डीएमके और एआईडीएमके की जो बातें चल रही हैं, इनसे हटकर हमें कोई ऐसा आदमी लाना पड़ेगा जो हमारी बातों को आगे रखे, हमारे बच्चों को जॉब दे, हमारी जितनी भी परेशानियां उन सभी को दूर करे। इसी वजह से जो है वो जो वैक्यूम था, उस वैक्यूम को एक्टर विजय ने आके भरा, और इतने भारी बहुमत से गवर्नमेंट, जो पब्लिक है, उसने नेता को, इसको विजय को जिताया है। मगर वही अहंकार जो था स्टालिन का, उस अहंकार को पब्लिक ने तोड़ के दिखाया लोकतंत्र के थ्रू कि भैया हमारे ये लोकतंत्र की खूबसूरती इतनी है भैया, जो ज्यादा जिसके सत्ता का नशा चढ़ जाएगा, जिसको ज्यादा चर्बी चढ़ जाएगी, पब्लिक जो है उसको बहुत जल्दी सेट भी कर देती है वोट के जरिए। और वही जो है बंगाल में भी हमने होता हुआ देखा, वही हमने तमिलनाडु में भी होता हुआ देखा। अब तीन चीज वहां पर तमिलनाडु में क्रिएट हो गई है। सत्ता का जो है ना ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल कैसे बन जाएगा? बीजेपी जो है, बीजेपी ने भी यही सब मुद्दे उठाने की कोशिश करी थी। अन्नामलाई को आगे किया था बीजेपी ने कि ये हमारे सीएम होंगे अगर हम जीतते हैं, मगर वो ज्यादा नैरेटिव बीजेपी सेट नहीं कर पाई, और बीजेपी जो है गठबंधन वठबंधन के चक्कर में पड़ गई थी, जिससे अन्नामलाई जो है अच्छे से अपना नैरेटिव वहां पे सेट नहीं कर पाए। तो अब वहां पर तीन चीजें हैं तमिलनाडु के अंदर। एक तरफ तो एआईडीएमके है जो द्रविड़ की राजनीति करती है, एक तरफ आ गए हैं विजय, एक्टर विजय, और तीसरी तरफ है बीजेपी। ये ट्रायंगल बन गया है। अब राजनीति जो है ना दो लोगों के बीच में नहीं होगी। पहले तो क्या था, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन अब जो है ट्रायंगल बन गया है कि भैया एक तरफ द्रविड़ राजनीति विजय, और बीजेपी जो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही है। तो अब पब्लिक के पास तीन तीन टाइप की चॉइस है। तो अब नेताओं को भी काम करना पड़ेगा वहां पर, और नेता जो काम करेगा वही सत्ता को आगे सुख भोगेगा। सत्ता का सुख ही बताया जाता है। हमने तो कभी आनंद लिया नहीं साथियों, ना आपने किसी ने लिया होगा। साथियों, अब बीजेपी बंगाल में आ तो गई है, लेकिन बीजेपी के साथ भी बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं। ऐसी नहीं है कि मतलब आपने इलेक्शन जीत लिया और सब कुछ सही हो गया। मगर बीजेपी जो है, बताया जा रहा है, बड़ी लंबी सोच से चल रही है। वो सोच भी आपको बता देते हैं। पहला तो बीजेपी सबसे बड़ा काम करने वाली है, वहां पर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसको पूरे तरीके से बीजेपी सील कर देगी, और कोई भी किसी भी अनऑथराइज बांग्लादेशी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और जो यहाँ पे बंदे हैं बांग्लादेशी, उन सभी को निकाल कर देश से बाहर कर दिया जाएगा। और वहां पर एनआरसी भी अब लागू होने वाली है। नंबर दूसरा मुद्दा है साथियों, बंगाल को इंडस्ट्री का हब भी बनाया जाएगा। ये ध्यान रखना, आप इंडस्ट्री का हब बनने वाला है, क्योंकि बंगाल के अंदर पोर्ट है, और पोर्ट पर माल आता भी है, माल जाता भी है। और इस वजह से बंगाल जो है, जो बीजेपी है, बंगाल पर फोकस भी कर रही हुई थी। राष्ट्रीय का सुरक्षा का भी मुद्दा था, क्योंकि इतने बांग्लादेशी पूरे इंडिया में, देश में भरे पड़े थे। लखनऊ में तो पूरे के पूरे टेंडर जो है बांग्लादेशियों ने ले रखे थे साफ सफाई के और इन चीजों के। नंबर तीसरी बात है साथियों, नॉर्थ का जो अपना पूर्वोत्तर का इलाका है ना साथियों, ईस्ट का एरिया, उस ईस्ट के एरिया की शुरुआत बंगाल से ही होती है। और बीजेपी जो है, बीजेपी अच्छे से जानती है कि यहाँ पर
इंडस्ट्री हब बनाना जरूरी है, ताकि जो ईस्ट एरिया के लोग हैं उनके लिए भी रोजगार के साधन हो जाए। बीजेपी ये 3 मोटे काम वहां पर करने वाली है, और बीजेपी आप देखते जाना। और बंगाल की एक और खासियत है साथियों, बंगाल में जब कोई सरकार आती है ना, तो आप ये मान के चलो कम से कम 15-20 साल वो कहीं पे नहीं जाती, क्योंकि बंगाली एक जादू जरूर करते हैं, वो जिस भी सरकार को परखते हैं ना, वो अच्छे से परखते हैं। ये नहीं कि 5 साल आप आए और चलो जी आपकी छुट्टी कर दी, जैसे राजस्थान में होता है, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसा नहीं है। बंगाली अच्छे से परखते हैं। और अब देखना ये होगा, अब ममता बनर्जी को तो भूल जाओ, आप टीएमसी को भूल जाओ। अब टीएमसी कभी भी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि टीएमसी जो है ना, एक ही जगह की राजनीति करती है, और ये राष्ट्रीय पार्टी है। और साथियों एक और चीज है, अगर जैसे कोई सीएम है, सीएम का जो चेहरा होता है ना, राष्ट्रीय पार्टियां क्यों ज्यादा लंबी चलती है, क्योंकि वो सीएम के चेहरों को बदलती रहती है। अगर पब्लिक एक आदमी से परेशान है, मान लो अभी हरियाणा का हम जो है वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल हरियाणा का लेते हैं। जैसे मोहनलाल खट्टर 10 साल सत्ता में थे, तो इलेक्शन आने से 6 महीने पहले बीजेपी ने चेहरा चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि बीजेपी को खुद पता था कि भैया यहाँ पर जो है पब्लिक अब इस चेहरे से खफा होने लगी है, तो चेहरा अगर हम बदल देंगे तो हमें वोट मिलने तय हैं, पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि नए चेहरे को पब्लिक वोट देती है। मगर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जैसे टीएमसी होगी, या जैसे आप प्रकाश सिंह बादल की पार्टी लगा लो, या चौटाला की पार्टी लगा लो, ये क्षेत्रीय होते हैं। जैसे सपा की लगा लो, आप बसपा की लगा लो, इनके पास एक ही चेहरा होता है और वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से जो है लोग परेशान होकर उन पार्टियों को फिर हमेशा के लिए नकार देते हैं। तो बीजेपी अब वहां पर जीत चुकी है बंगाल में। बीजेपी के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, मगर एक बात इसमें देखने की मिली कि हमारे लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है साथियों, और इस लोकतंत्र की वजह से ही इन अहंकारियों को, जो नेता अहंकारी हो गए थे, जो वहां के मंत्री अहंकारी हो गए थे, उन सबको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम वहां की पब्लिक ने किया, और जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा खुशियां भी बनाई जा रही हैं। अब कोई तो कह रहा है कि इलेक्शन में ये करवा दिया, पुलिस फोर्स ला दी, ये कर दी, वो कर दी, मगर साथियों इलेक्शन में आप सभी को पता है, पुलिस फोर्स या बाहर के अर्धसैनिक बल ये ना होते ना, तो ये जो इलेक्शन आपने 2021 में भी देखा था, कितनी मारकाट मची थी वहां पे। तो ये लाना भी जरूरी था। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आखिरकार वहां पर जो चुनावी वादे थे, क्या उनको पूरा करेगी, और पूरा करेगी तो आप साथियों ये मान के चलना कि बीजेपी जो है वहां पर 15-20 साल कहीं भी नहीं जाएगी। नहीं तो फिर आप, जनता तो तैयार है, अगर बीजेपी अपने काम नहीं करेगी तो लोकतंत्र की ताकत, जनता जिंदाबाद, उखाड़ के फेंकने में जनता बहुत माहिर है। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी रोचक विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि साथियों आपको क्या लगता है, बीजेपी बंगाल में क्या ये जो वादे किए थे चुनावी वो सभी पूरे करेगी? बताना जरूर कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।